हेलो दोस्तों, मैं सी एस पीयूष गोयल और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से जो है आप ले सकते हैं। कोई भी कंपनी है इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर, चाहे वो एनआरआई हो, चाहे वो फॉरेन रेजिडेंट हो, या कोई फॉरेन कंपनी हो, या कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अगर इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है या फिर इंडिया के अंदर एफडीआई आ रहा है या एफपीआई आ रहा है, तो उसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस, क्या क्या अप्लाई होंगे जब एफडीआई इंडिया के अंदर आएगा। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं और समझेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आरबीआई की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है जो कि आरबीआई एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को हमें यहाँ पे करनी होती है। तो चलते हैं गाइस आगे और डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो जब कोई भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इंडियन कंपनी के, यानी इंडियन कंपनी के अनलिस्टेड कंपनी है उसके अंदर क्या है, उसके इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, या लिस्टेड इंडियन कंपनी के जो है इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेट्स से एक्स पर्सन है जो कि यूएसए से है, वो कोई भी एबीसी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके इक्विटी शेयर्स ले परचेज कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी आज वो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो दिस इज कॉल्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो इससे एकदम अपोजिट होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है एक पर्सन जो कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी की पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल के अंदर, या तो वो कितना होता है, मिनिमम 10% होता है ऑफ लिस्टेड इंडियन कंपनी। यानी जो एफपीआई होता है वो केवल लिस्टेड इंडियन कंपनीज के इक्विटी शेयर्स के अंदर ही हो सकता है, और एफडीआई जो है वो कंपनी अनलिस्टेड कंपनी की जो सिक्योरिटीज होती है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, उसके अंदर भी हो सकता है। और जो ये इन्वेस्टमेंट है ये क्या है, 10%, जो भी पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल है उसके 10% से कम होता है। अगर वो 10% से आगे जाता है तो दिस इज कॉल्ड द एफडीआई। तो अब हम चलते हैं आगे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किस किस रूट से यहाँ पे आ सकता है। इन्वेस्टमेंट जो है कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर वो क्या है, कैश के अंदर नहीं कर सकता, वो सारा जो है बैंकिंग चैनल के थ्रू रूट होके आएगा। और ये जो सारा ट्रांजेक्शन है ये एडी बैंक, ऑथराइज डीलर बैंक होते हैं जो कि आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होते हैं, उनके द्वारा ये एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किस किस तरीके से यहाँ पे आपके पास आ सकता है। तो सबसे पहले क्या है, इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू बैंकिंग चैनल। यानी बैंकिंग चैनल जो है, मान लीजिए यहाँ पर जो एचडीएफसी बैंक है उसकी कोई ब्रांच है वहाँ यूएसए के अंदर, तो जो एचडीएफसी की ब्रांच है उसमें से फंड को क्या है ट्रांसफर करके आ सकता है। इसके अलावा एक एनआरई नॉन रेजिडेंट अकाउंट होते हैं और एफसी एनआर अकाउंट होते हैं, उसके द्वारा जो है ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस किए हैं उनको क्या है कन्वर्जन हो सकता है। यानी आपने कोई इंपोर्ट किए हैं कैपिटल गुड्स वगैरह, उन इंपोर्ट के बदले आप उन अपनी कंपनी के जो है शेयर इशू कर सकते हो, तो इस केस के अंदर भी जो है आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। या इसके अलावा शेयर स्वैप्स, यानी शेयर स्वैप्स में क्या होता है, किसी भी एक्स कंपनी है, एक्स लिमिटेड है यूएसए के अंदर और यहाँ पर वाई लिमिटेड है, तो वो अपने शेयर्स के बदले क्या है, जैसे मान लीजिए एक्स लिमिटेड ने शेयर इशू किए, उसके कंसिडरेशन के बदले वाई लिमिटेड अपने शेयर इशू कर देती है, तो दिस इज कॉल्ड द शेयर स्वैप्स। तो इन सभी केसेस के थ्रू जो है आप यहाँ पे फंडिंग रूट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि फंडिंग जो है वो किस तरीके से यहाँ पे आ सकती है। तो फंडिंग यहाँ पे इंडिया के अंदर लेके आने के लिए, फॉरेन फंडिंग या फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है दो रूट अवेलेबल होते हैं। ऑटोमेटिक रूट जिसके अंदर क्या है गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर नहीं होती है, और एक होता है अप्रूवल रूट जिसके अंदर गवर्नमेंट की अप्रूवल यहाँ पे हमें रिक्वायर होती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट को कौन कौन से हैं, क्योंकि जो अप्रूवल रूट होता है उसके अंदर गवर्नमेंट की अप्रूवल यानी आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बिना हम यहाँ पर फंडिंग जो है पार्क नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ऑटोमेटिक रूट में देखेंगे। ऑटोमेटिक रूट में जो रूट ये जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर हैं वो है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ऑटो कंपोनेंट्स, बायोटेक,
बायोटेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्ट कंटेंट सर्विस, कैपिटल गुड्स, कैश एंड कैरी होलसेल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ये सारे जो है ये आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे जो रूट हैं ये ऑटोमेटिक रूट के अंदर कवर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और अब देखेंगे कि किस प्रकार से जो है आप अप्रूवल रूट के अंदर एफडीआई लेके आ सकते हो। अप्रूवल रूट के अंदर जो है आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी जो अदर देन ऑटोमेटिक रूट है। उसके अलावा अगर आप कोई भी अदर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड द अप्रूवल रूट, जहां पर आपको आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हो। इसके आगे हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड सेक्टर बाय एफडीआई, यानी कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिसके अंदर आप एफडीआई नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है गैम्बलिंग एंड बैटिंग इंक्लूडिंग कसिनोज। इसके अलावा सेकंड है चिट फंड्स। इसके अलावा थर्ड है निधि कंपनीज। इसके अलावा फोर्थ है ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। फोर्थ है रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस। सिक्स्थ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स। इसके बाद है लॉटरी, ऑनलाइन गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो ये सारे इस तरीके से जो है ये प्रोविडेंट सेक्टर जिसके अंदर क्या है एफडीआई नहीं ला सकते। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आप कंसिडरेशन है जो भी आपने इशू करना है तो आप वो किस प्रकार से किस फॉर्म में जो है इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं जो कि गवर्न होते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा जो है आप शेयर वारंट इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम आगे और अब हम देखेंगे कि आपको क्या है किस तरीके से जो है यहाँ पे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक चार्ट में इसको एकदम ब्रीफ तरीके से समझा दूंगा जिससे आपको क्या है कोई भी कंफ्यूजन का यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा। तो अगर आपका ऑटोमेटिक रूट के अंदर आ रहा है एफडीआई आती है तो यहाँ पे क्या है आपको नॉर्मल बैंकिंग चैनल से एफडीआई आती है तो आपको क्या है यहाँ पर एक फर्म्स पोर्टल है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एंटिटी मास्टर और बिजनेस यूजर के तौर पे। वहाँ पर आपको क्या है फॉर्म एफसीजीपीआर फाइल करना होगा और अगर शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं तो फॉर्म एफसीटीआरएस फाइल करना होगा। जो ये शेयर अलॉटमेंट होंगे ये विद इन 60 डेज होंगे फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द फंड। अगर आप 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट नहीं करते हैं तो आपको 75 डेज के अंदर क्या है यहाँ पे फंड वापस रीपे करना होगा। और जो है अलॉटमेंट होने के बाद क्या है आपको जैसा कि मैंने बताया फॉर्म एफसीजीपीआर 30 डेज के अंदर फाइल करना होगा। अब हम चलते हैं क्या है अप्रूवल रूट के अंदर जिसमें आपको क्या है प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरबीआई की। और प्रोहिबिटेड सेक्टर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। इस तरीके से जो है आप फॉरेन से इंडिया के अंदर इंडियन एंटिटी के अंदर जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो गाइस। आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है कि हमें फॉरेन से अपनी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आना है, अपनी कंपनीज के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर हमारे पास रेडी है पर हमको समझ में नहीं आ रहा कि उसको किस तरीके से हम चैनलाइज करें, तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम आप में इसकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपको कोई भी जो है यहाँ पर परेशानी जो है फेस नहीं करनी पड़े, इजीली आपका जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी के अंदर आ जाए। थैंक यू गाइस।